नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के जीवन का सामान्य परिचय और उनके राज्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु के दासता संबंधी विचार उसकी रूढ़िवादिता के प्रमाण हैं, क्योंकि उस समय दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी। यूनान का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का था कि भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों के हाथ में था, जो परिश्रम नहीं कर सकते थे। उत्पादन के लिए उनके अधीन श्रमिकों का एक बड़ा दल जी तोड़ परिश्रम करता था। इन श्रमिकों में अधिकांश दरिद्र व्यक्ति तथा युद्धबंदी सैनिक आदि होते थे। बाहरी देशों से पकड़ कर भी इन्हें लाया जाता था। दासों की यह विशेष सेना वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती थी, क्योंकि इनके परिश्रम पर ही सारा देश जीता था। यूनानी संस्कृति के भव्य प्रासाद की नींव में दासों के श्रम का महत्वपूर्ण भाग था। दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित, आवश्यक तथा उपादेय थी और उनकी सभ्यता की प्रतीक थी। कुछ लोगों ने मानवता के नाम पर इस प्रथा का विरोध भी किया। एंटीफोन ने कहा कि यूनानियों तथा बर्बर जातियों की प्राकृतिक बातों में कोई भेद नहीं था, किंतु अरस्तु ने राष्ट्र की मर्यादा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दास प्रथा का अनुमोदन किया। वह स्वयं कई दासों का स्वामी था। एक यथार्थवादी तथा व्यवहारिक विचार होने के नाते वह केवल भावनाओं के तीव्र स्वर से घबराकर राष्ट्र का उत्पादन कम करने और जटिलता बढ़ाने का पक्षपाती नहीं था। वह जिनोफोम के इस विचार का समर्थक था कि मानव मात्र का यह शाश्वत नियम है कि विजित राज्यों के निवासियों की देह तथा संपदा पर विजेताओं का अधिकार होता है। दासों के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए अरस्तु ने पॉलिटिक्स में लिखा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, वह स्वामी उसका दास नहीं है। जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास ही नहीं, अपितु पूर्ण रूप से उसी का है। जो अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है और फिर भी मनुष्य है, वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा है, और एक कब्जे की परिभाषा यह है कि वह कार्य करने का केवल एकमात्र साधन है जो कब्जा करने वाले से पृथक है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रखता है। उसके मतानुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है, पहली सजीव और दूसरी निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और अन्य अचल संपत्ति आती है, जबकि सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु एवं दास आदि सम्मिलित है। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए इस प्रकार की दोनों ही उपकरणों का होना आवश्यक है। अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है। उसकी दृष्टि में परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से बढ़े चढ़े होते हैं, उसी प्रकार दास जो कि सजीव उपकरण है वह निजी उपकरणों की तुलना में अग्रणी है। निजी उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उससे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। दास प्रथा के आधार। पहला, दास प्रथा स्वाभाविक व्यवस्था है। अरस्तु के मतानुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति ने मनुष्य को मोटे रूप से दो समूह में बांटा है, जिनकी आत्माओं में प्रकृति ने शासन करने व आज्ञा मानने का सिद्धांत जमा है। जो मनुष्य आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए हैं वे प्रकृति से दास हैं, और ऐसे मनुष्य को अधीनता में रखना न्यायपूर्ण है। और चूंकि कुछ व्यक्ति प्रकृति से दास होते हैं और दूसरे स्वतंत्र होते हैं, अतः स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ किसी व्यक्ति के लिए दासता लाभप्रद हो वहाँ उसे दास बनाना न्यायपूर्ण है। अरस्तु का मानना है कि प्रकृति में सर्वत्र यह नियम दृष्टिगत होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है। सभ्य मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता अथवा कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति श्रेष्ठतम परिस्थितियों में भी मूर्ख और अकुशल रहते हैं। दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनाने के योग्य है और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के। अरस्तु कहता है कि विषमता प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति जन्म से स्वामी तो कुछ अन्य जन्म से दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं तो कुछ शासित होने के लिए। कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ आज्ञा पाने के लिए। आज्ञा देने वाला स्वामी और आज्ञा पाने वाले दास होते हैं। शासक और शासित या स्वामी और सेवक का यह अंतर सारी जड़ चेतन प्रकृति में व्याप्त है। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया उन्हें बौद्धिक बल की ओर और जिन्हें दास बनाया उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। अरस्तु के शब्दों में प्राकृतिक स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भेद करना चाहती है। अतः वह एक दास के शरीर को आवश्यक सेवा कार्यों के लिए बलवान बनाती है तथा स्वतंत्र पुरुष को सरल व सीधा बनाती है। दूसरा, दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी और लाभकारी है। बुद्धिमान और विवेक स्वामियों को राजकार्य व अन्य गुप्तचर काम चलाने के लिए तथा अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है।
यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दास श्रम करें। यदि स्वामियों को शारीरिक और क्षुद्र काम स्वयं करने पड़े तो उनकी नैतिक और बौद्धिक उन्नति नहीं हो सकती है। राज्य की उन्नति के नियमों का निर्धारण और संचालन तथा संस्कृति के निर्माण के लिए स्वामियों को पर्याप्त समय चाहिए। दास उनके खेतों में कार्य कर और उन्हें अन्य घरेलू कार्यों को निपटाकर उनके कार्य के बोझ को हल्का कर सकते हैं। स्वामी के साथ साथ दास के दृष्टिकोण से भी यह प्रथा उतनी ही उपयोगी है। दास निर्बुद्धि और अयोग होते हैं, उनमें समझ और विवेक का अभाव होता है, वे संयम और ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं। अतः उनका कल्याण तभी संभव है जब वे योग्य, संयमी व विवेकपूर्ण स्वामियों के संरक्षण में रहे। अरस्तु के अनुसार यह उचित और आवश्यक है कि दास स्वामी के संरक्षण में रहते हुए प्रेरणा और मार्गदर्शन पात्र है। इस प्रसंग में अरस्तु पालतू जानवरों का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। उनका कथन है कि मानवीय अनुशासन में रहने के कारण ही वन पशु भी अनेक अच्छी बातें सीख पाते हैं और यही बातें दासों पर भी लागू होती हैं। तीसरा, अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उसका मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक अंतर में पर्याप्त भेद होता है। स्वामी गुणों और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वे दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहते तथा दास का काम है कि वे स्वामी की आज्ञा का पालन करें। दासों में गुणों की सृष्टि होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क हो एवं स्वामी दास का संबंध हो। प्रकृति से दास में संयम के सच्चे गुण का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता, अर्थात उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने विवेक से अपनी वासनाओं या क्षुधाओं को शासित कर सके, परंतु वह एक संयमी स्वामी के अधीन रहकर उसके आदेशों का पालन करते हुए इस प्रकार का समय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने मानव गुणों के पूर्ण और निरंतर रूपों के बीच चयन का प्रश्न नहीं, अपितु उसके सामने तो गुणों के निम्नतम रूप अथवा उसके अभाव में चयन का प्रश्न है। दासता के प्रकार, अरस्तु दासता को दो प्रकारों में बांटता है। पहली स्वाभाविक दासता, दूसरी वैधानिक दासता। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल व अयोग्य होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं, नेचुरल स्लेवरी होते हैं। किसी भी राज्य में इस प्रकार की दासता स्वाभाविक दासता। इसके अतिरिक्त युद्ध में अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। युद्ध बंदियों की इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है, किंतु इस प्रकार की दासता को अरस्तु यूनान निवासियों पर लागू नहीं करता। उसके अनुसार यूनान निवासी युद्ध में पराजित हो जाने के बाद भी दास नहीं बनाए जा सकते। उनका यह तर्क रूढ़िवादिता से टकराकर यहाँ देश काल की परिस्थिति के बाहर कुतर्क सा लगता है। अरस्तु ने सैद्धांतिक रूप से वैधानिक दासता को अमान्य ठहराया है। वह विजित देशों को बलपूर्वक सामूहिक दास बनाने के विधि सम्मत अधिकार का इस आधार पर विरोध करता है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति भी पकड़े जा सकते हैं जो नैतिक और बौद्धिक गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। ऐसे व्यक्ति दास नहीं बनाए जाए। फिर भी कई बार युद्ध अन्यायपूर्ण कारणों से भी आरंभ किए जाते हैं, अतः ऐसे युद्ध में बंदियों को दास बनाया न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। दास प्रथा के बारे में अरस्तु की मानवीय व्यवस्था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दास प्रथा का पक्ष पोषक होने के नाते भी अरस्तु इस संबंध में कुछ ऐसी मानवीय व्यवस्था करता है जिसके कारण दास प्रथा द्वारा होने वाले अन्याय और दोषों का कुछ अंशों तक प्रतिकार हो जाता है। अरस्तु की पहली व्यवस्था यह है कि स्वामी और दास के हित समान है और दास प्रथा का उद्देश्य दोनों का हित साधन है। अतः स्वामियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करते हुए दासों के प्रति स्नेह और मित्रपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अरस्तु क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं है। दूसरा, अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, वह उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार कम और ज़्यादा कर सकता है। अरस्तु की तीसरी व्यवस्था उसकी यह धारणा है कि दास प्राकृतिक गुणों के कारण होती है, उसका कोई कानूनी पक्ष नहीं है, अतः इसे वंशागत रूप होना नहीं देना चाहिए। दास प्रथा की आलोचना। पहला, अरस्तु की दासता की परिभाषा के अनुसार कुछ व्यक्ति आज्ञा देने के लिए तथा कुछ आज्ञा मानने के लिए पैदा होते हैं, कुछ शासन करने के लिए जन्म लेते हैं तो कुछ शासित होने के लिए। ये शासित और आज्ञा पालक व्यक्ति अरस्तु के मत में दास है। यदि इस धारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो आज के औद्योगिक युग में अधिकांश व्यक्ति दास की स्थिति में आ जाएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दूसरा, दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य में विभिन्नता या बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी यह प्राकृतिक समानता होती है, जिसकी अवहेलना करना मानव व्यक्ति का अपमान करना है। तीसरा, अरस्तु के मत में दास वर्ग को शारीरिक शक्ति अधिक प्राप्त होती है, लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी संभव माना है कि कभी कभी यह शारीरिक शक्ति भी नहीं होती है। रोस के अनुसार अरस्तु मानव जाति को विवेक और गुणों तथा शासक और शासितों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करने के विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता। यह वर्गीकरण सर्वथा कृत्रिम और अस्वाभाविक है। शासित व्यक्ति स्वयं बुद्धिशील नहीं होते, आज्ञा पालन करने वाले मूर्ख नहीं कहलाए जा सकते। फिर भी स्वयं अरस्तु यह स्वीकार करता है कि दासों में स्वामी के आदेशों को समझने और पालने की करने की बुद्धि होनी चाहिए। अरस्तु चाहता है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन कर दे, किंतु मनोवैज्ञानिक आधार पर यह सर्वथा असंबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ इच्छाएँ और भावनाएँ होती हैं, तब भला दास द्वारा अपने व्यक्तित्व का स्वामी के व्यक्तित्व में संपूर्ण विलय किस प्रकार किया जा सकता है। अरस्तु यह सिद्ध करने में सर्वथा असफल रहा कि स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकारी कौन है और दासता कौन है।
जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि दासता तथा स्वामित्व के तत्व में किस में है और किस में नहीं है, तब तक स्वामी और दास का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अरस्तु एक और तो दासता को प्राकृतिक बताता है और दूसरी ओर कहता है कि दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। अरस्तु के दो परस्पर विरोधी विचार हैं। दासता के समर्थन द्वारा अरस्तु समानता और स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों पर भीषण आघात करता है। अरस्तु के दासता संबंधी विचार अवैज्ञानिक हैं। वह मनुष्यों पर पशुओं के उदाहरण डालता है। कोई भी प्रथा जो मनुष्यों द्वारा पशुतुल्य समझे हुए उसका मापतोल करने की अनुमति देती हो कभी भी वैज्ञानिक नहीं हो सकती। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अरस्तु की दासता संबंधी धारणा कटुतम आलोचना का शिकार बने। यह विडंबना ही मानी जाएगी उस जैसा महान दार्शनिक भी अपनी समकालीन संस्थाओं और उनके तर्कसंगत सिद्ध करने वाले पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। अरस्तु के पक्ष में केवल यही कहा जा सकता है कि दासों को तत्कालीन सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक मानते हुए भी उसने इस प्रथा में सुधार करने के अनेक प्रयत्न किए। उसने परंपरागत दास प्रथा का विरोध किया और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दास बनाने के योग माना जो प्रकृति द्वारा इस योग्य हों। उन्हें दासता से छुटकारा पाने के लिए भी उसने सैद्धांतिक स्पष्टता का परिचय दिया। क्रूर दास प्रथा का विरोध करते उसने नैतिकता पर ध्यान रखा, चाहे इसमें नैतिकता और मानवीयता का अनुपात कितना ही क्यों न हो। थैंक यू।